Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are discussing the matrix method. This is lecture 6B. So before beginning my lecture, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the civil engineering competitive exams. So hit share, like it, subscribe my channel, share it with your friends, and if you have any query, please mention it in the comment section below. So let's begin our lecture. So till now we have seen the most important concept building questions of matrix method. So now I'm going to solve you I'm not going to solve for the most important questions that I found in 25 years of GATE and engineering service. To be frank, in SSCG I didn't find those kind of questions that are worthy to be discussed after discussing the GATE and ESE questions. Mostly were in verbal form. तो मुझे लगता है स्टिफनेस की डेफिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन और उन दोनों के बीच का लिंक वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है. वही क्वेश्चन आपको मिल रहे थे PSUs में सॉरी PSUs में आपको उस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको SSC JEE में आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको गेट में ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको ESE में वैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं. तो मेरे को लगता है मैंने थ्योरी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिख के समझाई है, तो मुझे वो क्वेश्चन की तरह बताने की ज़रूरत नहीं. तो एक वर्दी क्वेश्चंस जो मिले हैं मुझे, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस है वो पूछ लिया उसने. इसने वर्ड लिखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस. वर्ड को ध्यान से सुनना. हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस K11 ऑफ बार AB इज गिवन बाय. ये दे के छोड़ दिया. क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, बना दिया. दोनों तरफ से फिक्स्ड है. ये हिंज है A पे, B पे रोलर सपोर्ट है एंड K11, और एक ऐसे लाइन बना के छोड़ दी. सो इसको देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हो सकता है ये जो है ना, ये कुछ लोड की ओर इशारा कर रहा हो. तो मैंने तो अपने दिमाग से, ये K11 था, मैंने तो भाई अपने दिमाग से इसको P11 बना दिया. मुझे कोई मतलब नहीं है क्या था क्या नहीं था, मेरे को तो ज़्यादा समझ नहीं आता. मैं तो बिल्कुल बेसिक पढ़ के चलता हूँ यार. ये लेंथ L गिवन थी तो मैंने तो ये पता कर लिया L/√2, ये L/√2, इसमें किसी को कोई शक नहीं है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है RA/RB. अभी हो गया. ठीक है भाई, अब मेरे को स्टिफनेस निकालनी है. पीयूष सर आपने जो बोला हम उतना ही जानते हैं, और बेसिकली जितना हमने पढ़ा वही जानते हैं कि स्टिफनेस इस वाले केस में ये कौन सा वाला है सर, ये P/डेल्टा वाला केस है. ये मूवमेंट तो आने से रहा यार इसमें. तो अपने को किस तरीके से करना है, P11 डिवाइडेड बाई Δ11 हो गई आपकी स्टिफनेस मेंबर की. हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस बोला उसने, वर्ड बोला है, ये ध्यान रखना. हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस बोला है उसने, ये नहीं बोला है स्टिफनेस ऑफ मेंबर AB. अगर वो स्टिफनेस ऑफ मेंबर AB बोलता ना तो मैं ये वाला डिफ्लेक्शन लेता और इसमें PL/AE वाला कंसेप्ट आ जाता. ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखते हैं. अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देखो तो मैंने मोमेंट एट A0 कर दिया. मोमेंट एट A0 करने की ब्यूटी ये है कि ये P11 नोन है. P11 इंटू L/√2 ऐसे, तो नेगेटिव RB भी ऐसे जाएगा, -RB इंटू L/2. RB मिल गया मुझे. अब मुझे RB मिल गया तो इस जॉइंट को उठा के मैं ज़रा देखता हूँ बड़े प्यार से. देखो तो फोर्स इन AB मेंबर जो है वो ये हो गया. ये P11 है, ये दोनों आपस में बराबर है. माइनस का था तो ये नीचे हो गया. ऑब्वियसली मैंने इसको ऊपर अज्यूम किया था ना, तो ये ऑब्वियस है नीचे आ गया होगा, रख दिया. फोर्स इन AB निकल के आ गया √2 P11. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोई मतलब डर वाली बात नहीं है. हमको तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस चाहिए सर, और उसी पे हम वर्क कर रहे हैं. देखो डिफ्लेक्शन इन AB के अंदर डिफ्लेक्शन कैसा होगा, AB में डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा. जब ये डिफ्लेक्ट करेगा, हमें ये Δ11 है और ये जो मेंबर है ये थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर चला जाएगा. तो हाउ कैन यू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन AB निकाल देता हूँ और उसका ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा. यहाँ पे देखो मैंने डॉट डॉट बना के 90 डिग्री मारा, इसकी ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा. ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा यार. यही काम कर सकते हैं. ठीक है, इसका पता है. PL/AE का कंसेप्ट लगा दिया, तो PL/AE लगा दिया. अच्छा, मुझे पता चल गया सर Δ AB. अब Δ11 जो है ये 90 डिग्री के अपोजिट है तो ये सबसे बड़ा हुआ. इसका cos 45 डिग्री Δ AB के बराबर होना चाहिए. Δ A1 cos 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू Δ AB. तो Δ11 की वैल्यू आ गई. तो Δ AB तो ये रहा, रख दिया सर. Δ AB की वैल्यू रख दी, मिल गई यहाँ 2P11 L/AE. अभी मैंने चीखा था भाई बेटा अपने को तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस चाहिए, अपने को नहीं आता समझ में. अपने को जो वर्ड बोलता है वही पकड़ के रखना है. हॉरिजॉन्टल फोर्स था P11, उसमें लगाएंगे Δ11. रख दिया सर, मिल गया AE/2 है.
तो आप लोगों ने देखा कि मेरे से उसने हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस मांगी थी, उसने मेंबर स्टिफनेस नहीं मांगी। तो द गिवन ऑप्शन इज बी। अगर वो सिर्फ ये बोलता हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस की जगह स्टिफनेस ऑफ बार ए बी, तब मैं क्या करता, तब मैं सीधा ये कंसेप्ट पे ले जाता इसको, डेल्टा जो P इन ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा ए बी, तब मेरा आंसर कुछ इस तरीके से हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फोर्स इन ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा इन ए बी। अब आ गई बात समझ में आपको। अगर वो के ए बी की बात करता, उसने मेरे से हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस की बात की, इसीलिए मैंने ये सारा काम किया और इस तरीके से इसको थोड़ा बना के देखा। और मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ इस स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर कंसिडरिंग the displacements also, the axial load also, the shear effect also. So open your eyes, this is stiffness method. Okay, यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को। अब आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बड़ा आपको मिलेगा कि द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज गिवन, फाइंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ये बड़ा ही कॉमन, मैं कहूँगा कि कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन इसी टाइप के आपको बार बार मिलेंगे जब 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन करोगे गेट के, ESE के। तो ये क्या है, कैसे करते हैं, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। मैं सीधा बोलता हूँ, मैट्रिक्स पढ़ी है, याद है मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते थे? तो द इन्वर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स इज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो आप कैसे निकालते थे, याद करो। कुछ भी नहीं सर, वो 1/mod ऑफ के एडजॉइंट ऑफ के, यही तो करते थे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू स्टिफनेस मैट्रिक्स का इन्वर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ के एंड एडजॉइंट ऑफ ए। भाई यहाँ पे इसने मेरे को स्टिफनेस मैट्रिक्स दे दी, ये रही है स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करके अंदर खोल देता हूँ, मैंने खोल दिया। अच्छा, इसका अब डिटर्मिनेंट क्या हुआ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 16 EI बाय एल स्क्वायर माइनस 4 EI गॉट 12 EI बाय एल स्क्वायर। वेरी गुड सर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो और इनके आगे माइनस लगा दो, टाणा। तो वी गॉट आवर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। और ऐसे 3/3 हो तो आपको याद होगा कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल जैसे मैट्रिक्स में निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकाल दो। आ गई बात समझ में? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था मुझे गेट में मिला है, मेरे को लगा बहुत अच्छा एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें था द स्टिफनेस ऑफ बीम डिफ्लेक्टिंग इन सिमेट्रिक मोड एज शोन इन फिगर। इन्होंने सिर्फ ये फिगर दे दिया, एक सिंपली सपोर्टेड है, इसमें 1 रेडियन लिख दिया इन्होंने, ठीक है, और ये ऑप्शन दे दिया और बस इतना सा लिख के छोड़ दिया। अब आप फंस जाते हो कि आप कैसे पता करोगे कि स्टिफनेस क्या है बीम की। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि इसमें एक ही वर्ड है जो गौर करने वाला है, वो है सिमेट्रिक मोड। सिमेट्रिक मोड कब होगा, जब मैंने यहाँ पे एक मोमेंट लगाया हो और यहाँ पे एक मोमेंट लगाया हो, इन दोनों के मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी तो इन दोनों में इक्वल काइंड ऑफ रोटेशन मिलेगा। करेक्ट, बात सही है। तो सिमेट्रिक यूनिट रोटेशन विल बी ड्यू टू मूवमेंट एट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में मैंने m मारा, मैंने कहा वो मूवमेंट m है, चलो देखते हैं क्या आता है। और ये m मिल गया तो अब स्टिफनेस मिल जाएगी। स्टिफनेस पूछी थी भाई ने यहाँ इस क्वेश्चन में, चलो भाई मूवमेंट आ गया हाथ में, तो अब स्टिफनेस भी आ जाएगी हाथ में। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले RA RB निकाल देते हैं एंड समीशन ऑफ मूवमेंट निकाल देते हैं। RA RB 0 आ गया, बहुत ही बढ़िया। RA RB 0 आ गया तो ये काम आ जाएगा मेरे बाद में, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट रोटेशन वो सारा गेम जो खेलते हैं उसमें हेल्प करता ही करता है। चलो अच्छा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे। इसने मुझसे क्या पूछी है, इसने मुझसे पूछा है स्टिफनेस ऑफ बीम। और स्टिफनेस ऑफ बीम आप क्या निकाल सकते हो, स्टिफनेस ऑफ बीम होता है m/थीटा। स्टिफनेस ऑफ बीम क्या है, m/थीटा है। मूवमेंट मिल गया, बस थीटा से डिवाइड करना है। थीटा की वैल्यू क्या है, निकाल लेंगे सर, और m की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, इसका बेंडिंग मूवमेंट बनाएंगे तो m मिलेगा, और इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बाय EI बना दो। वो भी कर दिया सर। कॉन्जुगेटेड बीम बना दिया, बिल्कुल कर दिया सर। और कॉन्जुगेट बीम क्यों बना रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट बीम बनाने से क्या मिलता था मुझे, याद करो, मैंने आपको बताया डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। यार इससे हम किसी भी चीज़ की रोटेशन और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो मैं रोटेशन कहाँ निकालूंगा, ए पे, इसलिए मैं कॉन्जुगेट बीम बना रहा हूँ। आई बात समझ में? तो कॉन्जुगेट बीम बनाऊंगा तो जो रिएक्शंस हैं RA RB, यही तो थीटा है यहाँ पे, इस मोमेंट m की वजह से। वही तो पता लग गया, ml/2 EI हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे थीटा पता चल गया, मुझे मूवमेंट पता है, एम लगाया है, तो मुझे स्टिफनेस पता चलेगी कि नहीं चलेगी? सर बिल्कुल पता चलेगी। तो एम डिवाइडेड बाय थीटा 2EI/L। और मैंने आपको बताया था यार, कोई भी मूवमेंट लगाओ, एम बाय थीटा लगाओ, या कोई भी ऐसा मूवमेंट लगाओ जिसकी वजह से यहाँ यूनिट रोटेशन हो, इन सब की वैल्यू तो के बराबर ही रहनी है। ये चीज़ें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं भाई। इसका मतलब क्या हो गई स्टिफनेस? 2EI/L। तो आंसर इज बी, 2EI/L। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसने स्टिफनेस नहीं मांगी, इसने सीधे फ्लेक्सिबिलिटी मांग ली। तो इसको करने के दो अप्रोचेस हैं। पहला है कि आप स्टिफनेस निकाल लो और उसका फिर इन्वर्स कर दो, ठीक है? उसमें टाइम बड़ा कंज्यूम होता है इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको खुद फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा। और ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को निकालने में हिचकिचाएंगे। स्पेशली अगर आपने मेरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाला जो लेक्चर है उसको बहुत ढंग से पढ़ा है, अच्छे से याद किया उन चीज़ों को, और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो आपके दिमाग में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स लिखना आपके लिए बहुत मतलब चुटकी बजाने जैसा काम हो जाएगा। तो मैं इस बार कोशिश भी करूँगा कि एक बार आपको कंसेप्ट भी बता दूँ, फिर उसके बाद तो सीधे कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं, आप बस देखते ही आंखों से लिख दोगे। तो यहाँ पे 1 और 2, एक बार 1 और 2 नोट देख लेते हैं। तो 1 और 2 लोकेशंस यहीं पे हैं। 1 क्या है? वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और 2 क्या है? वो रोटेशन, यानी कि वो जब ये ऐसे नीचे चला जाएगा तो आपको एक थीटा मिलेगा। सो थीटा बिकम्स 2 एंड डेल्टा बिकम्स 1। ठीक है, चलो। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे चेक होती थी याद करो। फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन में आ जाओ। ये रहा, डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन अंडर अप्लाइड यूनिट लोड और यूनिट मोमेंट। ये सीख रहा था मैं, तो जो मैंने स्टिफनेस में किया वही काम यहाँ करूँगा। मुझे नहीं पता सर आपने सर आपने बस इतना सिखाया है यूनिट लोड लगाओ, तो मैं 1 पे देखता हूँ। 1 मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या करता हूँ? यूनिट लोड लगाता हूँ। 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। 1 किलो न्यूटन का लोड लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा, डेल्टा। ठीक है, सो F11 को रिप्रेजेंट करता हूँ जैसे K11 लिखते थे, वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1। आपने 1 पर यूनिट लोड लगाया तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सर कुछ भी नहीं है, वो डेल्टा ही है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/3EI। तो दिस डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/3I। डेल्टा की वैल्यू क्या है? 1 है। इसकी लेंथ 4 मीटर है, 1 × 4³/3I। गॉट इट? 64/3I। तो जो आपका डिफ्लेक्शन है डिफ्लेक्शन है वही तो है आपका, सीधे निकल के आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी में। कितना आसान हो गया, देखा? अब डेल्टा 2 1 की बात करो, आपके 1 किलो न्यूटन की वजह से ये जितना गया, यहाँ एक रोटेशन भी आया है थीटा। तो फ्लेक्सिबिलिटी एट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1, ये भी गजब है यार। क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू PL²/2EI। पी की वैल्यू क्या है? 1 किलो न्यूटन, L is 4, this is 2EI, it becomes 8/EI। This is theta at B due to 1 किलो न्यूटन। इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि नहीं? तो फ्लेक्सिबिलिटी में सीधे सीधे आपको थीटा और डेल्टा में डील करना है। सीधे थीटा और डेल्टा निकालो। ये चीज़ें मैंने आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में पढ़ाई थी। अब देखो, आओ F22 निकालो। फ्लेक्सिबिलिटी एट 2 ड्यू टू यूनिट मूवमेंट एट 2, क्योंकि अब हम 2 की बात कर रहे हैं। 2 क्या है? रोटेशन है ना? तो यूनिट मूवमेंट लगा दो, 1 किलो न्यूटन मीटर का 2 पे लगा दिया तो 2 पे रोटेशन आएगा। इस मूवमेंट की वजह से 2 पॉइंट ऐसे जाएगा, इसके ऊपर एक रोटेशन आएगा, वो थीटा हो गया। उसकी वैल्यू क्या हो गई? की वैल्यू हो गई, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपसे कहा F22, 2 का इफेक्ट 2 पे। 2 क्या था? रोटेशन था। मूवमेंट की वजह से रोटेशन आएगा, तो थीटा क्या निकलेगा आपका? जो आपने उसमें पढ़ा था, इसमें अपनी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के अंदर यही पढ़ा था, ml/EI। सो आई गॉट 4 डिवाइडेड बाई EI, क्योंकि मोमेंट इज 1
इंटू लेंथ इज 4 डिवाइडेड बाय, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, इस छोटा हल्के से आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे पहले मैंने डेल्टा लिखा हुआ था और नीचे थीटा लिखा हुआ था, तो मैंने उस मिस्टेक को देखते अभी करेक्ट कर दिया, दिस इज थीटा, नीचे वाला डेल्टा, कि आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैंने इसको यहीं कर दिया, मुँह से बोल भी सकता था, सो आई हैव क्लियर दैट। तो F22 क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एट 2 ड्यू टू यूनिट मोमेंट एट 2, हमारा 2 क्या है, 2 तो भाई रोटेशन है, खुद ही क्वेश्चन ने दिया हुआ है 2 तो रोटेशन है, मैं 2 पे थीटा का इफेक्ट देखूंगा, तो मैंने थीटा का इफेक्ट देख लिया यार, ml/i। अच्छा अब फ्लेक्सिबिलिटी एट 1 ड्यू टू यूनिट मोमेंट एट 2, यानी कि 2 की वजह से 1 पे इफेक्ट, 2 की वजह से 1 पे इफेक्ट, अगर 2 पे मैं रोटेट करवाऊंगा तो 1 क्या है, डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि मेरे को डेल्टा निकालना है, एफ जो 21 आ रहा है हमारा, सॉरी F12 जो आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी एट 1 ड्यू टू यूनिट मूवमेंट एट 2, वो कितना आ जाएगा, डेल्टा, डेल्टा क्या होगा इस मूवमेंट की वजह से, ml/2ei, सो आई नो मूवमेंट इज 1 into 4 square by 2ei, I got 8 divided by ei. Now putting it into the flexibility matrix, this is basically F11, F12, F21, F22, बिल्कुल सेम टू सेम जो आपके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, बिल्कुल वैसा ही है। I got 64/3, 8, 8 and 4, अगेन इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, देख लिया, K12 इज इक्वल्स टू K21, ये कंसेप्ट चला ही आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सो द गुड ऑप्शन इज the option is C, right? So the right answer is C। चलिए नीचे अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन, और इससे आपका पूरा दिमाग सही हो जाएगा यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, that's why I thought to discuss this question। What is the stiffness matrix for prismatic cantilever with coordinates as shown? देखो यहाँ पे जो 1 2 3 चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, वो अननोन्स होते हैं जो हमें निकालने हैं, तो इसका मतलब इन्होंने एक्शियल डिफॉर्मेशन को कंसिडर किया है, यहाँ पे उसको नंबर दे दिया 1, वर्टिकल अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट शेयर वाले इफेक्ट को कंसिडर किया, उसको नंबर दे दिया 3, और जो मूवमेंट की वजह से रोटेशन का इफेक्ट आएगा उसको नंबर दे दिया 2। आपको पास 3 है तो इसके मतलब 3/3 की क्या मिलेगी, मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो स्टिफनेस एट 1 1, सबसे पहले अपने को 1 1 से स्टार्ट करना है, स्टिफनेस एट 1 ड्यू टू यूनिट डिफ्लेक्शन एट 1, क्योंकि 1 है, 1 को तो सिर्फ ऐसे डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, तो मान के ऐसे, तो हमने 1 को उठा के यहाँ से यहाँ पहुँचा। अच्छा K11 लगाओ सर, अपने को तो आपने P/डेल्टा का कंसेप्ट बताया था जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट वाली बात करो, मैंने कहा बिल्कुल बेटा लगा दे, P/PL/AE/L मिल गया। अच्छा इसकी वजह से, एक्शियल की वजह से रोटेशन और ये अपवर्ड में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर कोई नहीं पड़ेगा, तो क्या आ गया 0 and 0। देखा कितना आसान हो जाता है अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चलें, जो भी गिवन है उसको इफेक्ट लगाएं 1 यूनिट का और उसको दूसरे नोड पे कंसिडर कर लें। अब यूनिट रोटेशन है 2 कर देता हूँ, 2 है, ये सीधा था, फिक्स था, इसको मैंने यूनिटली रोटेट कर दिया 1 रेडियन। ओके, अगर मैंने 1 रेडियन इसको रोटेट किया तो क्या इसका 3 पे इफेक्ट है, क्या इसका 1 पे इफेक्ट है, यही तो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले K22 कर लेते हैं, वो तो आसान है। तो स्टिफनेस एट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2, स्टिफनेस एट 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 2, चुन्नू भाई को बिठाओ 2 पे, 2 से देखेगा दूर, ओहो फिक्स 4EI/L दे दिया भाई, 4EI/L। अच्छा 2 को रोटेट करने पे 1 पे कोई फर्क पड़ रहा है, यानी कि 1 के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, तुम कहोगे ना बाबा ना, हटाओ 0। 3 पे कोई देखने को मिलेगा, चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 2 3 3 2, पता लग जाएगा यार, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा थोड़ी देर में, है कि नहीं। 0 आना होगा 0 आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, नहीं छूते इसको कंफ्यूजन के केस में कि भाई ऐसे रोटेट करने में ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वो भी देख लेते हैं। चलो अब तीसरे पे आता है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन 3। अब ये 3 कहाँ पे है भाई, 3 है अपवर्ड डायरेक्शन में, मैंने यहाँ दे दिया इसको डेल्टा, इधर जैसे ही मैंने डेल्टा दिया ये ऊपर क्या है, चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो याद करो ये कौन सा वाला फिक्स्ड एंड मूवमेंट हो गया, -6a∆L² -6a∆L², ठीक है। अब 3 पे बैठ के 3 को देखो, रख दो भाई चुन्नू भाई को, अब P अप डिवाइडेड बाय डेल्टा, देखो मैं बार बार देखो आपके सामने P अप बाय डेल्टा लिख रहा हूँ, और आपको पता है ये कितना आता है, 12EI∆L³ आता है, ये तो मैंने प्रूफ कर ही दिया है मेरे बच्चों।
तो डिवाइड बाय डेल्टा इज 12 EI बाय एल क्यूब। देखा स्टिफनेस एट 3 मिल गया मुझे। अच्छा 3 में ऊपर भेजा तो 1 के अंदर कोई इफेक्ट आएगा नहीं सर, इधर कुछ नहीं होना है, इसको तो 0 करो आप। कर दिया यार। अब आओ अगली चीज़ पे, 2 पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे ही आपने इसको ऊपर भेजा, जो 2 जो रोटेशन है उस पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा यार। तो मैंने आपको बोला था ये वाला जब भी दिखे आपके पास ये मूवमेंट है, आप ध्यान से देखो यहाँ एक मूवमेंट है, 3 पे एक मूवमेंट इंड्यूस हुआ है, तो ये मूवमेंट इंड्यूस हुआ है तो m/θ हो जाएगा। करेक्ट, यही मैंने बोली थी उस टाइम पे, याद करना ही पड़ेगा बेटा आपको। तो ये क्या हो गया -6 EI डेल्टा, जो कि यहाँ पे हम 1 यूनिट के बराबर रखेंगे, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। सो आई गॉट माई K23। करेक्ट, आई गॉट माई K23 एज -6 EI बाय एल स्क्वायर। तो मेरा K32 भी इसके बराबर हो गया -6 EI बाय एल स्क्वायर। मैं रख देता हूँ इनको, बस इनको रख दिया, आई गॉट द आंसर। कई बार आप है ना इस चीज़ में, कई बार इस चीज़ के अंदर जब यहाँ आते हो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना, कुछ मत करो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जीरो मत डाला करो। जीरो बिल्कुल श्योर शॉर्ट थिंग में डालो। इसमें मैं कभी भी श्योर शॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 में मेरे को एक देना ही पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड दूंगा तो ये मूवमेंट आ गया। मूवमेंट आएगा, जहाँ मूवमेंट है वहाँ थीटा आएगा, थीटा वहाँ पे आके ही रहेगा। एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अ फिक्स्ड एंड, दैट्स वाई वी विल हैव द थीटा हियर। तो यहाँ पे अगर थीटा होगा तो वो इसके इफेक्ट की वजह से आएगा, उसका इफेक्ट यहाँ अगर 3-2 में मिलेगा तो वो 2-3 में भी मिलेगा। ये काम हम कर रहे हैं, इस तरीके से आप अपना कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हो। तो आपको आंसर मिल गया। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन मिला और मुझे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा, और अगर आपने मेरे साथ बिल्कुल जो पहला लेक्चर है इसका मैट्रिक्स का, उसको बहुत प्यार से ध्यान से, और एक जो मेरी इक्वेशन थी जिसे मैं कह रहा था बेटा यही इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करते हैं, वो ध्यान दिया है, तो ये क्वेश्चन चुटकी बजाते आप कर लोगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ बीम शोन बिलो इज। इन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मांग ली है, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बीम शोन बिलो इज दिस थिंग, ठीक है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, ये डेल्टा के नाम से इन्होंने लगा दी जो मैट्रिक्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है। इसको मैं वैसे एफ लिखूंगा मेरे लिए, मेरे को एफ से याद रहती है। अब इन्होंने डायग्राम बनाया कुछ ऐसा, और बी पे लिख दिया नोड नंबर 1, सी पे लिख दिया नोड नंबर 2। इफ सपोर्ट बी, बोला अब सपोर्ट बी सेटल्स बाय डेल्टा बाय EI यूनिट्स, बी जो है वो सेटल हो रहा है हल्का हल्का, समझ रहे हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर दिया इसको, है ना। व्हाट इज द रिएक्शन एट बी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पकड़ा दी है और पूछ रहे हैं रिएक्शन एट बी। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं हाई फाई नहीं जानता, मैं तो छोटी सी चीज़ बचपन से सर ने, पीयूष सर ने खोला, उन्होंने तो बस एक चीज़ सिखाई थी, P इज इक्वल्स टू K इंटू यू। यू के थे डिस्प्लेसमेंट, थीटा कुछ भी, ये क्या था स्टिफनेस। अगर मैं याद करो मैट्रिक्स के अंदर दोनों तरफ K इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कर दो सर, K इनवर्स, आपको पता है K इनवर्स इंटू K क्या हो जाएगा, I, ठीक है ना। और I इंटू यू क्या होगा, सिंपली यू। ये तो हमारी पुरानी मैथमेटिकल मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन है, ये आ गई। अच्छा K इनवर्स क्या था सर, K इनवर्स तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर। मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी इंटू फोर्स मैट्रिक्स गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। आ गया ना, अब देखो सब कुछ आ गया। अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेरे को गिवन है, ये लो 1/3i, 1/2, 2/8। अब यहाँ पे क्योंकि थीटा का गेम में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये जब नीचे आएगा ना तो इसमें थीटा भी आएगा। इन्होंने खुद ये चाहते ही नहीं कि आप उसमें फंसो, इसलिए इन्होंने देखो नोड 1 में डायरेक्शन मेंशन किया है। डायरेक्शन का मेंशन किया है अपवर्ड, इन्होंने कहीं पे भी ऐसे मेंशन किया है नहीं। इसका मतलब ये किस टाइप की इक्वेशन को लेके बनाया गया है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन को लेके बनाया गया है। देख रहे हो, एक और कंसेप्ट क्लियर। यानी कि जब भी मैं कोई नोड को नंबर देता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ नोड को नहीं, मैं उसके डायरेक्शनल जो इनडिटर्मिनेसी है, या कहूँ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी के एक पैरामीटर को नंबर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 दिया था, यहाँ पे 2 रोटेशन को दिया था, 1 को एक्शियल डिफॉर्मेशन को दिया, और वर्टिकल अपवर्ड को 3 दिया था, यही चल रहा था। अब आओ नीचे आओ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नंबर दिया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स को। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ RB और RC की बात होगी, कोई मूवमेंट की बात हम नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है। सो RB RC
डेल्टा बी हमें पता है, डेल्टा सी तो उसने कुछ दिया नहीं तो मैं उसको 0 रखूँगा, डेल्टा बाई है। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स। अब ये तो आता ही है आपको सॉल्व करना। दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम इज इक्वल्स टू दिस थिंग, एक इक्वेशन बना ली। दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम गिव्स यू 0, दूसरी इक्वेशन बना ली। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको आर बी आर सी मिल गया। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें रिएक्शन बी पूछा था, दैट इज 6 डेल्टा। तो आओ यहाँ पे 6 डेल्टा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज सी। सारी बात समझना है कि बेसिक से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और जो डायरेक्शन हो उसी को नंबर दिया जाता है। एक पर्टिकुलर नोड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्टिफनेस मैट्रिक्स में नंबर दिया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में भी नंबर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट। स्टिफनेस नहीं मांगा है इसने, मार्क कर लो वर्ड को, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट 12 F12, यानी कि एट 1 ड्यू टू इफेक्ट इन 2। ठीक है, ये पढ़ लो, फ्लेक्सिबिलिटी एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2। ठीक है भाई, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है तो यूनिट लोड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर कंटिन्यूस बीम शोन, ये ऑप्शन है, ये बना दिया। अब बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है तो मेरे को यूनिट मूवमेंट और यूनिट लोड की बात करनी पड़ेगी। आप कहोगे बिल्कुल सर आपने यही बोला था, और मैं बोलता हूँ कि बेसिक जो मैं बोलता हूँ उसको पकड़ के रखो, सब कुछ अपने आप होता है। तो इसका मतलब R2 की जगह मैं यूनिट लोड लगा दूँ, ये लो यार लगा देते हैं 1 किलो न्यूटन। और फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैंने आपको क्या बोला था कि बेटा फ्लेक्सिबिलिटी में थीटा और डेल्टा डायरेक्ट निकाल लो अपने उससे दिमाग से और डिफ्लेक्शन ऑफ बीइंग पे कंसेप्ट से सॉरी। तो हमें क्या करना है, ले दे के ये वाला डिफ्लेक्शन निकालना है जो मैं यहाँ पिंक पिंक से मार्क कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो 1 किलो न्यूटन तो यहाँ लगाया एंड डेल्टा 1 इज ड्यू टू द लोड एट 2, बस ये डेल्टा 1 निकालना है। अब यार याद करो, मैंने आपको बेटीज लॉ और मैक्सवेल वैक्सवेल थ्योरम में, सब रेसिप्रोकल थ्योरम में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। उसमें कहा था यहाँ 1 किलो न्यूटन लगाया, सपोज करो यहाँ डेल्टा 1, फिर 1 किलो न्यूटन लगा दिया इधर, यहाँ आ गया डेल्टा 2। तो आप क्या कहते हो, 1 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू दिस डेल्टा 1 इंटू 1, यही करते हो। और आपको क्या मिल गया, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू दिस वाला डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू दिस वाला डेल्टा 2, यानी कि ये निकाल दूँ तो ये निकल जा रहा है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको मैं कैसे निकालूंगा, आप कॉन्जुगेट बना सकते हो, मोर मेथड यूज़ कर सकते हो, टाइम कंज्यूम होगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटीज लॉ, मैं सीधे उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ। अब आपको याद होगा मैंने ट्रिक पढ़ाई हुई है, बेटा अगर कोई भी कैंटिलीवर बीम बीच में आ जाए और आपसे कोई बोले ये ए है बी है, बी का डेल्टा बी दे दो, आप क्या करते हो कि आप कहते हो सर डेल्टा ए प्लस जो थीटा ए है इंटू एल ए बी। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले ही समझा दी थी, करेक्ट। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ कर लिया मैंने। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा कैंटिलीवर इफेक्ट का, वो क्या होगा, पी एल क्यूब बाई 3 लगा दिया सर। और ये जो यहाँ पे थीटा आएगा इंटू दिस लेंथ एल, तो थीटा इंटू एल, थीटा 1 नोड पे इसलिए मैंने थीटा 1 लिख दिया है। थीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई, पी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एल, दोनों को जोड़ दिया 5/6 एल क्यूब बाई EI एंड इट बिकम्स एल क्यूब बाई 1.2 EI, क्योंकि ऑप्शन में क्या इसी तरीके से दिया हुआ था यार, ये देखो 1.2 EI, तो ऑप्शन इज डी। आई बात समझ में। एक और देखा कैसे, मतलब इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मेरे साथ इस लेक्चर को ढंग से देखा है सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो आओ, एक लास्ट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस इसको ब्रेक करने का तरीका आना चाहिए। देखो अब कैसे, द स्टिफनेस कोफिशिएंट K11 फॉर बीम शोन इज, अब स्टिफनेस कोफिशिएंट मांग लिया भाई ने K11, ठीक है यार, स्टिफनेस कोफिशिएंट K11 है, किसकी वजह से है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये स्टिफनेस कोफिशिएंट है किसकी वजह से, ये मूवमेंट की वजह से है या ये लोड की वजह से, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। यानी कि मूवमेंट की वजह से तो मैं थीटा को अटैक करूँगा, पी की वजह से तो मैं डेल्टा पे अटैक करूँगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी पॉइंट पे दिया हुआ है सर हिंज, बहुत ही बढ़िया। और ये सी को ही बना दिया 1-1, सी पे तो मूवमेंट आएगा ही नहीं, यू सर सी पे तो मूवमेंट आएगा ही नहीं। मैं कहूँ बिल्कुल सही बात है भाई, सी पे सिर्फ आएगा फोर्स आएगा, तो मेरे को डेल्टा से खेलना है, K इज इक्वल्स टू पी बाई डेल्टा कर दूंगा, मेरे को स्टिफनेस मिल जाएगी। इतना ही आपने सिखाया है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया यार, इतना ही मेरे को भी आता है।
मैं तो ब्रेक कर देता हूँ इसको ए और बी की फॉर्म में। ये लो ए, ये रहा बी, इसको कैपिटल ए लिख देता हूँ, इसको कैपिटल बी लिख देता हूँ। आओ अब एक बात बताओ, ये जो डेल्टा होगा ये क्या होगा? तुम कहोगे यार सर ये जो डेल्टा होगा वो होगा, मैंने कह दिया फोर्स पी ए है, तो यहाँ क्या होगा? पी ए क्यूब बाई 3 EI के बराबर। और यहाँ पी बी है, यहाँ ये डेल्टा के है, ये भी डेल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? पी बी क्यूब बाई 3EI। ये तो हमें पता है। पर सर आपने क्या कहा? स्टिफनेस निकालना है सी जॉइंट का, यानी कि जॉइंट सी, जिसको 1 मार्क करके दे दिया था क्वेश्चन में। जॉइंट सी पे स्टिफनेस किस किस की वजह से होगी? ये कैपिटल ए की वजह से होगी और कैपिटल बी की वजह से होगी। तो मैं दोनों की दोनों को ऐड कर दूं कि नहीं कर दूं? ऑब्वियस है सर, करोगे। तो पी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा ए प्लस पी बी बाई डेल्टा बी, एंड वी गॉट द एडिशन ऑफ दीज थिंग्स एज दिस। जो भी इसके बाद इसका आंसर आया है दैट इज ऑप्शन सी। तो आपको समझ में आई बात कैसे अप्रोच करना है? आपको हमेशा ब्रेक करना है। आपकी स्टिफनेस किस वजह से है? मोमेंट की वजह से है या लोड की वजह से? जैसे ही आपने उसको दिमाग में आपके बैठ गया कि हाँ ये थीटा की वजह से, ये पी की वजह से, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैं जानता हूँ मैट्रिक्स मेथड बहुत हार्ड है, क्योंकि और मेथडों से इसमें जो कंसेप्ट हैं वो अलग चलते हैं, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता है। तो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया ये क्वेश्चंस डिस्कस करूँ। ये ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है दैट हैज़ एवर बीन आस्क्ड। इसके बाद आप एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। तो बिफोर लिविंग आई कुड हैव कंप्लीटेड इन हियर। मेरे को लगा कंप्यूटर एडेड कंसेप्ट जो है, जो कंप्यूटर के बारे में कैसे आप मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करते हो वो बता देता हूँ। कंप्यूटर में क्या करते हैं हम? फंडामेंटल, अगर आप इसको देखो, फंडामेंटल मतलब जो मैं हाथ से कर रहा हूँ, कॉपीज़ में करता हूँ मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे 2 ही अननोन्स बैठेंगे, एक थीटा बी और एक थीटा सी, राइट? तो मेरे लिए मैट्रिक्स बननी चाहिए 2/2। पर जब मैं कंप्यूटर में घुसता हूँ ना यार, तो मैं गड़बड़ कर देता हूँ। मैं कंप्यूटर में क्या है, मेरे पास कंप्यूटर भाई एनालाइज करेगा, मेरे को तो बस कोड लिखना है। तो वहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं b जो है ये एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल है, ऑब्वियसली वो यहाँ पे भी एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल था, तब 2/2 माना था। यहाँ पे मैं b को और c जॉइंट को एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी दे देता हूँ, यानी कि एक वर्टिकल अननोन भी मान लेता हूँ। ऐसा क्यों किया पीयूष सर आपने? भाई मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अभी जो हम ये फंडामेंटली करते हैं ना, ये हाथ से करने के लिए आसान है। क्यों? जब बी और सी अपनी जगह पे टिके हुए हैं। मैंने कहा बी सेटल बाय दिस mm, सी सेटल्स बाय वाई mm। ये एक्स हो गया, वाई हो गया। अब बताओ, हवा निकल गई, हालत खराब, बन गया 4/4। 4/4 की मैट्रिक्स कर लोगे आप हाथ से सॉल्व? नहीं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर में कोड ही इस तरीके से डालते हैं, बाद में डाल देंगे यार ये जो 1 है और 3 है इसको 0 कर देंगे इफेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने अननोन हो गए? बी जॉइंट पे एक हो गया, एक मूवमेंट का। सी जॉइंट पे आ गया ये लो, तो इनको मैंने नंबर दिए 3 4 3 4, इसलिए सी पे 3 4 और बी पे 1 2। तो अब कैसे कितने नंस हो गए? 4 हो गए। तो 4/4 की एक मैट्रिक्स बन गई। अब कंप्यूटर क्या करता है, जब ये मैट्रिक्स लिखे ना 4/4 की, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जब एलिमेंट्स बनाता है ना उसको मिलती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? जो यहाँ पे एलिमेंट्स है ना वही एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे। तो इसलिए वो कंप्यूटर उठाएगा इतने से पोर्शन को, इसको पहले सॉल्व कर देगा, फिर उसको मैथमेटिकल जो हमारे फॉर्म्स हैं उनसे यूज़ करके आपको सारे एलिमेंट्स दे देगा। दिस इज़ हाउ कंप्यूटर वर्क्स। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि बेटा जो कंप्यूटर एडेड सिस्टम बनाया हुआ है, बुक्स में दिया हुआ है, उससे मत समझना, वो बहुत ख़राब है, उसमें रो दोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, मेरे से कई क्लासेस स्किप कर लेते थे, कई बच्चे पहुंच गए, बुक्स उठा ली, हिबलर वगैरह और ये सब फंडामेंटल पढ़ा नहीं, सीधे कंप्यूटर एडेड पे पहुंच गए, रोने लग गए कि सर ये क्या है, कुछ हवाई नहीं पड़ रही, मैट्रिक्स मेथड छोड़ दिया। मैट्रिक्स मेथड बहुत ईजी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका डिस्कशन मैंने यहाँ कर लिया है। आपको कंप्यूटर एडेड में नहीं घुसना है, बस आपको बताना था कि मुझे ये कंप्यूटर क्या करता है। आपसे कोई पूछ ले कंप्यूटर ऐसा क्या करता है, तो कंप्यूटर में तो बहुत 16/16 25/25 इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस बनती हैं यार। हैंड से आप बना रहे हो 3/3, कंप्यूटर में पहुंच गई वो जने 6/6 8/8 10/10, मतलब कितनी भी हो सकती हैं। कंप्यूटर को थोड़ी समझ में आता है क्या है, कंप्यूटर को तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट दो, वो हमारे लिए बेटर है। तो दिस इज ऑल, एंड आई हैव कंप्लीटेड द होल स्ट्रक्चर एनालिसिस टिल नाउ। अभी तक यार देखो मैंने सारी की सारी स्ट्रक्चर एनालिसिस आप लोगों के लिए कंप्लीट यहाँ पे कर दी है। अब मैं सिर्फ
एक आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि अब आप रिवीजन करें। कैसे? जैसे कि आपको मैंने अब तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाई। जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस के मेरे लेक्चर्स देख रहे थे तो आपने उनको नोट करना है, एक तो नोटबुक में, ठीक है, उनको नोटबुक में लिख लिया आपने। उसके बाद उनको कम से कम आप 3 बार रिवाइज करो। ओके सर। और उसके बाद आप गेट के, ईएससी के और साथ में एसएससी जेई के क्वेश्चन यहीं के यहीं लगा दो। इससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब आप जैसे लेक्चर 1 था आपने इस बारे में कर लिया, अब आप लेक्चर 2 पे आए, आपने सेम प्रोसेस को रिवाइज किया। ठीक है सर, ठीक है। पर जब आपने ये लेक्चर 2 को भी इसी तरीके से काम किया है, उसके बाद आप कुछ टाइम निकालें, जैसे कि हाफ एन आवर का टाइम में आप जो ये लेक्चर 1 था इसको रिवाइज करें। इससे आपका लेक्चर 1 का रिवीजन होगा। अब ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हो, ये सारे क्वेश्चंस लगा चुके हो, तो आपकी स्पीड जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आपका जो ये लेक्चर जो आधे घंटे में बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। यानी कि आधा, ये नहीं कह रहा कि लेक्चर 1 पूरा आधे घंटे में कवर करो, मैं कह रहा हूँ लेक्चर 1 का पार्ट आधे आधे घंटे में कवर करते रहो। आज आधा घंटा, कल फिर आधा घंटा, परसों आधा घंटा, हो सकता है अब 1.5 घंटे में लेक्चर 1 कंप्लीट हो जाए। ये तो बात हो गई ये कि कैसे आप रिवीजन प्रोसेस डालते हैं। प्लस आधा घंटा, ये आधा घंटा किस चीज़ के लिए सर? ये बेटा सोम के लिए, नहीं तो आप सोम भूल जाओगे। यही कंसेप्ट आपको अपनाना होता है जब आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सब्जेक्ट पे जाते हो। अभी स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गई, अब ठीक है कल को मैं आरसीसी शुरू करूँगा, अब मैं तो आरसीसी शुरू कर दूंगा। लेक्चर 1 वही कंसेप्ट, फिर लेक्चर 2 वही सेम, जो हम सेम कर रहे हैं वही सेम काम करते रहना है आपको। अब जब आप आधा घंटा लोगे तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस को रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और प्लस आधा घंटा जो ये आरसीसी का जो लेक्चर 1 है इसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे करते करते आपका ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का एंड हो गया, तब आप इसकी जगह कौन सा सब्जेक्ट डाल दोगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डाल दोगे। और इधर चलता रहेगा लेक्चर। हो सकता है कि आप 10th लेक्चर पे आ जाओ और तब आप लेक्चर नंबर 9 को रिवाइज कर रहे हो। आई बात समझ में कि रिवीजन में चीज़ों को डाल के रखोगे ना, तभी वो आपके दिमाग में टिकी रहेंगी। इफ़ यू वांट टू विन in engineering service, if you want to attain a very good rank in GATE, you have to do revision. ESC, GATE are not the exam of talent, they are not the exam of knowledge, they are the exam of knowledge and strategy. But before knowledge, I would say it is a game of strategy plus knowledge plus minimization ऑफ एरर्स। यानी कि ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आई। अब ये क्या प्रकट कर दिया महाराज आपने? सीधा सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में, ये क्या चीज़ आ गई सर? मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। क्या मिनिमाइजेशन ऑफ एरर? क्या मतलब यार जब छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो, छोटी छोटी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स करते हो, उनको रेक्टिफाई करते रहो, यानी कि उनको करेक्ट करते रहो। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं कितनी बार स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ, उनको सब कुछ आता है, वो कहते हैं अरे ये क्वेश्चन आता है, जल्दीबाजी में वो कर देते हैं। कई बार 2+2 को भी आप गलती से मतलब 4 ना करके 6 हो जाता है। कईयों के लिए 2 into 3 करने गए थे, गलती से एग्जाम में 5 ले लिया, कर दिया सॉल्व। हाँ कंसेप्ट सही है बट कैलकुलेशन गलत हो गई है। मतलब ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना, ये तभी रेक्टिफाई होती है जब आप अपना रफ वर्क को प्रॉपर करते हो। तो आपको जो रफ वर्क है ना, उसको रफ नहीं, उसको फेयर के वे में करा करो। यानी कि ये एक और ट्रिक है, जब भी आपके पास कोई रफ कॉपी होती है ना, तो मैं उसको कहता हूँ आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। इवन जब आप एग्जाम में भी हो ना, तो इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर मिलेगा तो उसको 3 आखिरी वाले 3 पन्नों को ऐसे डिवाइड करो। गेट में मिलेगा डायरी को ऐसे डिवाइड करो। यहाँ लिखो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे फॉर्मूला वगैरह लिखा। अब जब इसको खत्म कर रहे हो तो यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। तो रफ को भी ढंग से करो। जब आप वापस देखोगे ना अपने रफ को, अरे मेरे से क्या गलती, कम से कम अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सको, उन्हें सुधार सको। इसलिए रफ वर्क अभी तो बहुत क्लियर करना है आप लोगों को। सो बिफोर आई लीव, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मैं ऐसे अब अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जिसमें आपको गाइड करूंगा कि लेक्चर कैसे बनाया जाता है, नोट्स कैसे बनाया जाता है, लेक्चर पढ़ने के बाद आप कितना आपको रिटेन करना है, 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस के बाद आपको कैसे सोचना है, कैसे प्रोसीड करना है। ओके, सो स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अगर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले तो मैं एक मिसलेनियस वीडियो ज़रूर लाऊंगा आप सब लोगों के लिए। टिल देन कीप रिवाइजिंग. If you have any query, please mention it in the comment section below. Thank you. God bless you all. Bye bye.